देखिए रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, ये थोड़ा गर्मी क्रिएट करने वाला चैप्टर है। रिलेशन एंड फंक्शन समझते हैं। क्या होता है कि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कोई एक सेट है ए, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स है कहने का मतलब, और बी एक नंबर सेट है 2 4 6 8 10 12, यानी और इवन नंबर का सेट है। तो क्या ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड हैं? है ना। ये इनके बीच में जो भी आपस में संबंध हो, दिस संबंध इज कॉल्ड रिलेशन। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। ए है हमारे पास 1 2 3 4 करके ऐसे, और बी हमारे पास एक सेट है, वो है 1 4 9 16 करके। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? सबसेट ये कैसे? हाँ, वो सबसेट वाला तो बात है, मैं रिलेशन पूछ रहा हूँ यहाँ। वो तो सबसेट तो खानदानी हो गया। अब यहाँ पर आता है कि इन दोनों सेट के बीच में रिलेशन क्या दिख रहा है। तो यहाँ रिलेशन ये दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। और ऐसे ही ऊपर भी तो था, देखो 1 का डबल, 2 का डबल, 3 का डबल, 4 का डबल, 5 का डबल, 6 का डबल आ रहा है ना। तो ये इस तरह से कुछ ना कुछ जो है कनेक्टिविटी अगर दिख जाए, एक सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट में कनेक्टिविटी दिख जाए, इसी कनेक्टिविटी को रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, बोलो। एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड दिख रहा है और सब में कनेक्शन सेम दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ कहेंगे कि दे आर फॉलोइंग अ रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रिलेशन हो गया है ना, ये तुम देख लेना खुद से। अब आते हैं वर्ड, रिलेशन को तो मैंने समझा दिया, अब आते हैं फंक्शन क्या कहलाता है। फंक्शन भी तो कुछ कहलाता होगा। फंक्शन क्या कहलाता है? जब दो, जैसे ए और बी के बीच में देख रहे हैं ना, ए और बी या एक्स और वाई, any relation from x to y in which no two different order pairs have the same first element is called function। a और b के बीच में कनेक्टिविटी है तो ये रिलेशन है, और जो कनेक्टिविटी है a और b के बीच में है, जो भी कनेक्टिविटी है उस कनेक्टिविटी को कहा जाता है मतलब वो फंक्शन। बस उसे लिख दिया जाता है
ए और बी के बीच में कनेक्शन है, एक कनेक्शन है ए और बी के बीच, ये रिलेशन हो गया। अब उस रिलेशन को जब हम यहाँ प्रेजेंट कर देते हैं, प्रेजेंट लिख के दिखा देते हैं, तो वही फंक्शन कहलाता है, इसी रिलेशन को जब रिप्रेजेंट कर देते हैं तो फंक्शन कहलाता है। इसे तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा था। यस सर। तो वहाँ जो है कि एक स्टेटमेंट दे दी जाती थी, वो स्टेटमेंट दी जिसमें हमें पता चला कि x और y के बीच में रिलेशन है, और जब उसी चीज़ को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते थे, ये इक्वेशन जो है ये फंक्शन बन जाता है। समझ आ गया? एक स्टेटमेंट होती थी जिससे हमें x और y के बीच में समझ में आता था कि क्या रिलेशन है, तो वही रिलेशन है, समझे? और जब उस रिलेशन को हम लिख देते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, प्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो वही फंक्शन कहलाता है। डन? अब इस फंक्शन में हमें कुछ बातें समझनी है। अगले ही पेज पे आ जाते हैं। फंक्शन में हमें कुछ बातें समझनी है, जिसमें एक है डोमेन, है ना, और एक है रेंज, और बाद में एक वर्ड और आ जाएगा कोडोमेन। डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन क्या होता है, पहले डोमेन समझते हैं। डोमेन का मतलब है कि एक फंक्शन किन के अकॉर्डिंग चलता है, या फिर यूँ कह लो कि कोई इक्वेशन है हमारे हाथ में, वही इक्वेशन ही तो फंक्शन कहलाती है। तो उस इक्वेशन में x और y दोनों हैं, उस दोनों हैं, तो या तो x या y, कोई एक तो हम अपनी मर्जी से वैल्यू रख रहे होते हैं। अगर तुम्हें लीनियर इक्वेशन याद आ रही हो, मान लो मैं कहता हूँ x + 3y = 7 है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, 7 - 3y। यस सर। अब y की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करेंगे तो x की वैल्यू उसकी मर्जी से आएगा ना। समझ में आई बात? मान लो मैंने कहा y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू हो जाएगा 4। y की वैल्यू मैंने माना 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगा ना। y हमारी मर्जी से चल रहा है और x y की मर्जी से चल रहा है। जो हमारी मर्जी से चलता है वो कहलाता है डोमेन, यानी ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। ये डोमेन इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, जो मर्जी वो वैल्यू ले लो। अब वैल्यू लेने के बाद जो आंसर आता है, दैट आंसर इज कॉल्ड रेंज। ये जो आंसर आ रहा है ये रेंज है। तो ये डिपेंडेंट हुआ या इंडिपेंडेंट हुआ? ये डिपेंडेंट हुआ रेंज डिपेंडेंट हो गया भाई, क्योंकि वो उसके ये डिपेंड कर रहा है डोमेन पर। जो डोमेन होगा उसी के हिसाब से रेंज पकड़ी जाएगी, ठीक है। अब को डोमेन को मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। को डोमेन को थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लिया एक सेट है ए, एक और सेट है बी। ए जो है ये डोमेन के लिए, मतलब हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो वो सारी यहाँ पर दे रखी हैं। मान लो कि हमारा ये 1 2 3 4 हमारा जो फंक्शन है
फंक्शन है वो फंक्शन कैसा है हमारा, तो वो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू एफ एक्स, इसी को हम कहते हैं वाई, यानी कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कैसे भी लिख लो, एफ एक्स लिख लो चाहे वाई लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक, ये हमारा डोमेन हो गया 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 एक एक करके अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह 1 2 3 4 रख दूंगा तो एक नई नई वैल्यू आएगी ना, वही बन जाएंगी रेंज। तो बी एक दूसरा सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट रखे हुए हैं 1 4 9 16 और 25। तो क्या ये जो डोमेन है 1 इस एक्स स्क्वायर में रख के y की वैल्यू जो दे रहा है वो b में मौजूद है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर हमें मिल गया, 1 का आंसर 1। अब वही अगर 2 का x की जगह 2 रख दें तो y का आंसर क्या आ जाएगा बोलो, 4। क्या ये हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। डोमेन के रूप में जितने एलिमेंट थे सब रख लिए, सबका आंसर मिल रहा है ना। तो अगर मैं डोमेन बोलूँगा तो तुम क्या बोलोगे, डोमेन में 1 2 3 4। और अगर मैं रेंज बोलूँ तो 1 4 9 और 16। तो अब आते हैं अपने इस तीसरे वर्ड पर जो है कोडोमेन। कोडोमेन का आंसर आएगा 1 4 9 16 और 25 भी आ जाएगा। क्या है इसका मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज जिस सेट में ढूंढ रहे हैं वो पूरा सेट ही हमारा कोडोमेन कहलाता है। बी में से ही तो ढूंढ रहे थे ना रेंज, डोमेन का आंसर बी में ढूंढ रहे हैं, तो बी में जितने सारे एलिमेंट है वो सारे कोडोमेन कहलाएंगे। अच्छे से व्याकरण पूरी समझ आ रही है इसकी, है, क्योंकि यही बेस है। कोडोमेन का मतलब वो पूरा सेट जिसमें से रेंज ढूंढ के निकाल रहे थे, ठीक है। तो रेंज हमारा इंडिपेंडेंट है, रेंज हमारा डिपेंडेंट है, हाँ, और डोमेन हमारा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, शायद कुछ भला हो जाए। तो आगे बढ़ने के वक्त हमें पता चलेगा कि हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहला टाइप यानी कि फंक्शन के टाइप में पहला टाइप आ जाता है 1 फंक्शन। वन फंक्शन, वन फंक्शन कैसे क्या होता है तो समझो। मान लिया ए हमारे पास है 1 2 3, बी हमारे पास है 2 4 6, दो सेट हो गए। 2 4 6 अब फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, डन। अब यहाँ बस इतना ही समझना है
कि क्या ए के हर एलिमेंट का आंसर बी में मिल रहा है। नहीं, ए के हर का फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, यानी इसमें एक्स की जगह ए के हर एलिमेंट को एक एक करके पुट करते जाएंगे। तो यानी कि मैं कहूँगा F1 तो ये 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, F2 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, F3 यानी कि 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 हो जाएगा। क्लियर? क्या ए के एलिमेंट का आंसर बी में मिल रहा है? बी में मिल रहा है, अरे नहीं है। ए और यहाँ पर बी, ये 1 2 3 और ये 2 4 और 6। तो 1 का आंसर तो ठीक है, 2 का आंसर भी ठीक है, लेकिन 3 का आंसर वो क्या हुआ, नहीं मिला है, नहीं मिला ना। तो ये यहाँ पर गड़बड़ हो गई। तो जब सारे डोमेन को सारा रेंज अलग अलग नहीं मिलता, अलग अलग, मेन बात क्या है, अलग अलग नहीं मिल रहा है, तो वो 1 1 नहीं कहलाएगा। अब इसी की जगह मैं एक और दूसरा लेके चलता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। तो इसमें अब अगर मैं x की जगह 1 रखूँगा, 1 रखूँगा तो आंसर क्या आ रहा है, ये 1 का आंसर तो 1 है ना, ये भी तो नहीं आएगा, ये भी तो नहीं आ रहा। वही तो मैं कह रहा था, मैं स्टार्टिंग में कहा था 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ये वाला 1 रखने पे तो आंसर 1 आ रहा है ना, तो ये भी तो नहीं मिला, नहीं मिला ना, तो ये 1 1 नहीं होगा। अच्छा यहाँ देखेंगे 2x अगर रखता हूँ तो f1 हमारा 2 हो जाएगा और f2 हमारा क्या बन जाएगा बोलो, 4, और f3 हमारा बन जाएगा 2 × 3 यानी कि 6। यानी 1 रख के आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 रख के आंसर 4 आ रहा है और 3 रख के आंसर 6 आ रहा है। तो ये रेड कलर वाला फिट बैठ रहा है ना, तो हम रेड कलर वाले केस में कहेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x इज 1 1 फंक्शन। देखें 1 1 फंक्शन, तो खास बात क्या है, हर डोमेन का एक अलग रेंज मिलना चाहिए, हर डोमेन का अलग रेंज। क्लियर हुआ? अब आते हैं अगले पे, दूसरा है ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू या फिर सरजेक्टिव फंक्शन। इसकी खास बात क्या है, if every element of B has at least one pre-image in A, then it is said to onto function। पीछे वाला एग्जांपल था फिर जी onto के बारे में, if every element has every element of B, जैसे B जो हमने पीछे ऊपर A और B देखे ना, अगर हर B के जो हर एलिमेंट है उसका एटलीस्ट एक प्री इमेज A में दिख जाए, B के हर एलिमेंट का आंसर है A की तरफ से आ जाए, देन इट इज सेड ऑन टू फंक्शन। कहने का मतलब
कि ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3, है ना, और बी वाला जो सेट था वो क्या था 2 4 6। तो बी के जितने एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंटों का आंसर, मतलब हर एक पर कम से कम इधर से एक तो सिंगल तीर तो आए ही है। जैसे ऐसे आ गया, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, हर एलिमेंट पर तीर आना चाहिए। डन। इसे ऑन टू फंक्शन कहा जाता है। अच्छा, ऐसे भी है, और एक और ये भी है, मान लो ए जो एक फंक्शन है वो क्या है, तो वो है -1 1 -2 2, ठीक, -3 और 3। बी क्या है 1 4 9 स्क्वायर है। ये हमारा फंक्शन क्या है f(x) = x²। तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। तो दो एरो आ रहे हैं, लेकिन आ किस पे रहा है 1 पे। ऐसे ही -2 का 4 और 2 का भी 4, -3 का 9 और 3 के लिए 9 आ रहा है। तो मुद्दा ये है कि बी के हर एलिमेंट आंसर के तौर पे आ जाना चाहिए। बी के सारे एलिमेंट बतौर आंसर निकल के आने चाहिए, ठीक। अगर ऐसा निकल के आ रहा है तो हम इसे कहेंगे ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चलिए अगला देखते हैं। इसमें तो बहुत सारे हैं। तीसरा है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, इसमें दोनों एक साथ आ गए। यानी एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 कहने का मतलब हर डोमेन का रेंज हमें बी में दिख रहा हो। ए तो डोमेन फंक्शन है ना, ए तो डोमेन है हमारा। हर डोमेन का एक रेंज होता है, वो हमें मिल जाए बी में अलग अलग। तो ये 1 1 है, और रिपीटेड करके भी अगर हर एक का आंसर मिल जाए, कोई एलिमेंट छूटे ही ना, तो वो ऑन टू कहलाता है। 1 1 ऑन टू। इसी का एक नाम और है, इसी को हम एक नाम और से जानते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन यानी कि इस एक में ही 1 1 एंड ऑन टू दोनों आ जाएं। तो इसका अच्छा खासा जीता जागता एग्जाम्पल तुम्हारे बिल्कुल आंखों के सामने है, ये वाला। ये 1 1 ऑन टू दोनों का एग्जाम्पल है ये। हाँ देखो 1 1 क्यों है, 1 1 क्यों है, हर डोमेन का एक अकेला रेंज आ रहा है, रिपीट थोड़ी हो रहा है, तो ये 1 1 हुआ। और ऑन टू इसलिए है कि हर रेंज कवर हो रहा है। क्लियर हुई बात। सिक्स के आगे भी अगर कुछ होता यहाँ पर, जैसे 8 है ना, ये 1 1 रहता। बस डोमेन के हर एलिमेंट को एक आंसर मिल जाना चाहिए, ये 1 1 होता।
एक ही आंसर मिलना चाहिए। समझे ना? वहाँ पे लेकिन सारे मिलने चाहिए। हाँ, तो ये 1 1 1 2 की कहानी यही है। ए फंक्शन which is 1 1 and 1 1 and onto both that is called बाइजेक्टिव। कैसे लिखते हैं बाइजेक्टिव? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। 40 हो गया था नहीं रखना है। फोर्थ, सर रहने दो सर। कांस्टेंट फंक्शन। बस 2-4 मिनट और। और आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, अन्य प्लान सॉरी। वही बोलो अभी मैं पढ़ने वाला हूँ। सेक्शन बता। देखो कांस्टेंट फंक्शन का क्या है? व्हेन ऑल डोमेन, समझो थोड़ा, व्हेन ऑल डोमेन हैव ओनली वन रेंज। जब हर डोमेन का रेंज हर बार एक ही नंबर आए, ठीक है, तो वो होता है कांस्टेंट फंक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, जैसे एक फंक्शन है f(x) = 5। यहाँ देखो f(x) = 5। अगर इसमें मैं x की जगह 1 या x की जगह 2 या x की जगह 3 या x की जगह -5 पुट करूँ तो आंसर क्या आएगा? ज़रा बताओ, f(x) का आंसर क्या आएगा? इस फंक्शन में अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँगा तो f(x) यानी कि 5 का आंसर क्या बन जाएगा? 5 ही रहेगा। 2 पुट करूँगा तो x की जगह 2 पुट करा तो 5 ही रहेगा। x है कहाँ इसमें? x होगा तभी तो मल्टीप्लाई होगा। f(x) इस बार 3 अगर पुट कर दो तो f(x) 5 रहेगा। अगर मैं 4 पुट कर दूँ, -5 पुट कर दूँ तो भी आंसर क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। इसका मतलब ये हमें बता रहा है कि कुछ भी कर लो आंसर सेम रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। इसको एग्जाम ऐसे समझो, 1 2 3 5 माइनस का, ये तो डोमेन हो गया। और दूसरी तरफ अगर मैं दूसरा जो सेट है वो बनाऊँ तो 1 2 3 4 5 यही है। तो 1 का आंसर 5, 2 का आंसर भी 5, 3 का आंसर 5, -5 का आंसर 5। हर बार यही आ रहा है। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, अगला अब वो क्या लिख दिया वहाँ पे? इक्वल फंक्शन है f-5 लिख दिया वहाँ पे। क्यों? ये। हाँ, x की जगह -5 रखा ना, ये वही x ही है, बस x की जगह -5 रखेंगे तो बात तो वही है ना। इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम x की वैल्यू पुट करें तो ये दूसरे फंक्शन के बराबर हो, यानी f(x) = gx। दो अलग अलग फंक्शन हैं, दोनों में वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं x की, आंसर सेम आता जा रहा है, हर बार सेम आ रहा है। ठीक, एग्जाम्पल दूं जिसमें बराबर आता है?
मान लेते हैं कि fx जो है हमारा, fx का एग्जाम्पल x प्लस वाई बराबर 3। y क्या है? fx ही तो है। दूसरा एक gx के लिए एग्जाम्पल ले लें, तो एक फंक्शन है हमारे पास 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। अगर x की वैल्यू पुट करते जाएं तो y की वैल्यू मिलती जाएगी। देखो, अगर x की वैल्यू 1 पुट करा, x1 पुट किया, यानी कि f1 हो गया ना। ये कहने का सेंस क्या है? 1 प्लस वाई बराबर 3, तो y का आंसर 2। हाँ 2 1 वहाँ चल जाएगा। 2 बचेगा। अब वही x की वैल्यू यहाँ भी रखेंगे तो ये g1 हो जाएगा, है ना। अगर 1 यहाँ पुट करते हैं तो 3 इंटू 1 प्लस 3y बराबर 9। तो 3 इंटू 1 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3y बराबर 6, और इसे ये काटा तो y बराबर आ जा रहा है 2। देखो सेम आंसर आया कि नहीं? दोनों फंक्शनों में आंसर सेम आ रहा है। कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह 1 2 3 4 कुछ भी पुट करेंगे, और दोनों में पुट करेंगे, fx और gx दोनों में पुट करेंगे, तो जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर, वो दोनों में सेम ही रहेगा। ये है हमारा इक्वल फंक्शन। कुल मिला के बात अब ऐसी आ रही है एक दो बंदे हो रहे थे। कि अपने सारे क्वेश्चंस करके आना।